टॉपिक का नाम लिख लीजिए ना, लाइन ऑफ इम्पैक्ट। इसमें लिखिएगा द लाइन पासिंग थ्रू द कॉमन नॉर्मल, द लाइन पासिंग थ्रू द कॉमन नॉर्मल, द लाइन पासिंग थ्रू द कॉमन नॉर्मल टू द surfaces, common normal to the surfaces, common normal to the surfaces in contact during impact, in contact during impact is called line of during impact is called line of impact। नेक्स्ट लिखेंगे द फोर्स ड्यूरिंग कोलिजन, द फोर्स ड्यूरिंग कोलिजन acts along this line, the force during collision acts along this line on the both bodies। मतलब लाइन ऑफ इम्पैक्ट क्या होता है हमारे लिए कि लाइन ऑफ इम्पैक्ट वो होता है, समझने की कोशिश करना। जैसे सपोज करो कि एक ऑब्जेक्ट है और ये ऊपर से नीचे क्या हो रहा है कि गिर रहा है। जब ये ऊपर से नीचे गिर रहा है तो इसको क्या बोलेंगे, लाइन ऑफ मोशन बोलेंगे। बात समझ में आया कि नहीं आया? ये आ कर करके क्या करेगा, इस लाइन से यहाँ पे इम्पैक्ट आएगा। जब ये यहाँ पे आ कर करके इधर अपने आप को क्या हुआ, टकरा गया। इधर आ कर करके ये क्या हो गया, टकरा गया। तो देखो टकराने के टाइम में ऐसे कुछ हुआ कि नहीं हुआ? तो टकराने के टाइम में जो ये लाइन बनेगा, जहां से ये परपेंडिकुलर, अब जहां पे टकराएगा ना वहां पे एक 90 डिग्री पे लाइन, जहां पे ये टकराया वहां से एक 90 डिग्री का लाइन तुम खींचोगे, यही क्या कहलाएगा, लाइन ऑफ इम्पैक्ट कहलाएगा। क्या कहलाएगा ये, लाइन ऑफ इम्पैक्ट कहलाएगा। बात समझ में आया क्या? लाइन ऑफ मोशन क्या होगा बच्चा, जो नीचे की तरफ गिरा रहा था इसको हम लोग क्या बोलेंगे, लाइन ऑफ मोशन बोलेंगे। फटाफट लिख डालो। लाइन ऑफ मोशन बोलेंगे। बना लिए क्या? बनाइए फटाफट। ठीक है, लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट। ये तो हो गया। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, ये हो गया ना। नेक्स्ट लिखिएगा इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन। टॉपिक का नाम है इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन। इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन, इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन। ठीक है, टॉपिक का नाम है इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन। इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन। देखिए, जब भी हम लोग बात करेंगे इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन, तो हमारे पास में समझिएगा पहले इलास्टिक कोलिजन का मतलब क्या होता है, ई जो होता है ना इसका 1 होता है। और मैंने क्या बताया था कि जब भी इलास्टिक कोलिजन होता है तो मोमेंटम तो कंजर्वेशन, मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम कंजर्व होता है, याद है क्या, कंजर्व्ड होता है, CONACRVED, कंजर्व। और यहाँ पे अगर आप देखे होंगे कल तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या होता है, कंजर्व होता है। ये दोनों चीजें कंजर्व होता है बिकॉज कि जैसे कि मैं दो आयरन बॉल को क्या करता हूं, एक दूसरे से कोलाइड कराता हूं। जब भी दो आयरन बॉल को एक दूसरे से कोलाइड कराऊंगा तो क्या होगा कि देयर इज नो लॉसेस इन द आयरन बॉल। दोनों के दोनों टक्कर मारेंगे, फिर इधर उधर भाग जाएंगे कि नहीं भाग जाएंगे। मान लेते लॉसेज नहीं हुआ तो उस कंडीशन को हम लोग क्या बोलेंगे, इलास्टिक कोलिजन बोलेंगे। इसके अंदर में फर्स्ट होता है मोमेंटम कंजर्व और सेकेंड होता है काइनेटिक एनर्जी कंजर्व। अब हम कैसे समझेंगे इसको, तो समझने के लिए हमने क्या किया कि एक हमने क्या लिया कि बॉल, मतलब कि एक हमारे पास में बॉल आ गया। ये बॉल है BALL बॉल, एक बॉल है। बॉल का नाम हमने दे दिया A, इसका वेलोसिटी दे दिया मैंने मान लो U1, ठीक है ना। इसका मास भी दे देता हूं ताकि तुमको याद रहे, ये M1 मास का हो गया, ठीक है। दूसरा बॉल हमारे पास में है और इसका मैंने बोला मास M2 और इसका वेलोसिटी इनिशियल दे दिया U2 और इसका नाम हमने क्या दे दिया, B। तो हमारे पास में क्या हो गया, एक A बॉल हो गया और एक B बॉल हो गया। हो गया कि नहीं हो गया? हमने बोला कि U1 जो है ना वो ग्रेटर देन क्या है, U2 है। U1 जो है हमारा क्या है यहाँ पे, ग्रेटर देन U2 है। जब U1 ग्रेटर देन U2 है तो ये कहानी कब का होगा, बिफोर
कोलिजन। कोलिजन से पहले की कहानी है ये, बिफोर कोलिजन। कोलिजन से पहले की कोलिजन नहीं हुआ, लेकिन क्या है कि U1 ग्रेटर देन U2 है। इसका मतलब कुछ टाइम के बाद में ए बॉडी बी को क्या हो जाएगा कि टक्कर मार देगा कि नहीं मार देगा। जब ए बॉडी बी को टक्कर मार देगा तो हमारे पास में क्या होगा, एट द टाइम ऑफ कोलिजन, एट द टाइम ऑफ कोलिजन क्या होगा, दोनों एक दूसरे से टकराएंगे। जब दोनों एक दूसरे से टकराएंगे तो ये M1 हो गया, ये M2 हो गया। M1 के अंदर में इधर से एक फोर्स लगेगा तो M2 इधर एक फोर्स लगेगा। अब मैंने बोला था लॉ ऑफ कंजर्वेशन भी यहाँ पे क्या होता है ना, अप्लाइड होता है। जब लॉ ऑफ कंजर्वेशन यहाँ पे अप्लाई होगा तो तुम में से कितना बोलना चाहता है, जितना फोर्स M1 इसके ऊपर लगाएगा उतना ही फोर्स इस पे भी लगाएगा। बात समझ में आया कि नहीं। आफ्टर कोलिजन, ये तो एट द टाइम ऑफ कोलिजन हो गया। टाइम ऑफ क्या हो गया हमारे पास में, कोलिजन। एट द टाइम आफ्टर कोलिजन क्या होगा कि दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, इधर से अपना अपना एक वेलोसिटी लेकर करके भाग जाएंगे। दोनों का ऐसा तो नहीं है कि टूट जाएगा। इलास्टिक कोलिजन का मतलब क्या बताया था आपको कि दोनों के दोनों टूटेंगे नहीं, दोनों के दोनों रहेंगे। बात समझ में आया कि नहीं। तो ये बिफोर कोलिजन का कहानी था। अब कोलिजन का मतलब टक्कर हुआ, फिर आफ्टर कोलिजन में क्या होगा कि ये हो जाएगा हमारे पास में आफ्टर कोलिजन। यहां तक में कोई बात है तो बताओ। कोलिजन हुआ, कोलिजन के बाद दोनों बॉडी सेपरेट अलग अलग हो गया। अब देखो यहाँ पे दोनों बॉडी क्या कर रहा है, एक दूसरे से अप्रोच करने के चाह रहा है, अप्रोच कर रहा है कि कोलिजन होगा। कोलिजन के बाद में यहाँ पे क्या हो रहा है कि दोनों बॉडी एक दूसरे से सेपरेट होना चाह रहा है। तो बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो यहाँ पे अप्रोच और यहाँ पे क्या हो रहा है, सेपरेट होना चाह रहा है। बात यहाँ तक कोई डाउट है तो बताओ। कोई डाउट नहीं है। अब हम लोग क्या कहेंगे कि सर मोमेंटम जो होता है वो क्या होता है, इसके अंदर में मोमेंटम कंजर्व्ड होता है, SERVED। मोमेंटम कंजर्व्ड का मतलब क्या होता है कि जो इनिशियल मोमेंटम होगा M1 का वह किसके बराबर हो जाएगा, M2 के बराबर हो जाएगा। इसी को तो हम लोग मोमेंटम बोलेंगे। तो बोलो मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, M इंटू वी। तो M इंटू वी होता है। तो बोलो जल्दी से M1 का मोमेंटम। तो मोमेंटम क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। तो M1 का फाइनल वेलोसिटी कितना है तेरे पास में, V1। और M1 का इनिशियल वेलोसिटी कितना है तेरे पास में, U1। अब कौन ज्यादा है कौन कम है हमें नहीं पता है, तो हम सीधा लिख देंगे M U1 माइनस V1। साइन के साथ जो आ जाएगा वो देख लेंगे हम लोग। समझ में आ रहा है क्या। अच्छा इधर बोलो M2 क्या लिखेंगे यहाँ पे, U2 माइनस V2 लिखेंगे या नहीं लिखेंगे, नहीं आया समझ में। अच्छा U2 माइनस V2 लिखेंगे या V2 माइनस U2 लिखेंगे, ये सोच के। V2 माइनस, क्यों, क्योंकि ये इसका तो वेलोसिटी पहले ही से ना कम है। टकराने के बाद में हो सकता है कि इसका वेलोसिटी ज्यादा इम्पैक्ट हुआ हो इसके ऊपर में। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख देंगे, V2 माइनस U2। कुछ भी लिख दो, बस अपने को साइन आ जाएगा बाद में, सबको साइन के साथ लिखना पड़ेगा। अब बताओ काइनेटिक एनर्जी का बताओ फॉर्मूला। काइनेटिक एनर्जी कंजर्व होगा यहाँ पे कि नहीं होगा। जब काइनेटिक एनर्जी कंजर्व होगा तो बोलो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितना होगा। तो सर इनिशियल करने से 1/2 M1 U1 का स्क्वायर प्लस में 1/2 इनिशियल में ये दोनों को लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, अरे लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे। फाइनल काइनेटिक एनर्जी बताओ, 1/2 M1 V1 का स्क्वायर। और दूसरे वाले में लिखेंगे 1/2 M2 V2 का स्क्वायर। एकदम समझ में आया क्या। अब एक इक्वेशन यहाँ है, एक इक्वेशन यहाँ है। व्हेन वी आर सॉल्विंग द बोथ इक्वेशन, पहले लिख लो यहाँ तक, रुक जाओ। जब हम इन दोनों को, हाँ बोलो कुछ बोलना चाहते हो क्या।
ठीक है, दिख जाएगा। रुक जाओ, जब हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे ना, यहाँ से u1 को यहाँ पे रिलेट करेंगे, v1 को इसमें अंदर में डालेंगे, तो हमें एक मिलेगा रिलेशन, दिस इज कॉल्ड द u2। चलो चाहे पहले लिख लो तब बताते हैं। हाँ, पीछे वाला नहीं लिखे है क्या? पीछे में कुछ है ही नहीं, इतना ही लिख लो। इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन, लिखो फटाफट, फिर इसको हम सॉल्व करके देते हैं। करो करो। 2 m1 u1 का स्क्वायर प्लस 1/2 m2 u2 का स्क्वायर बराबर 1/2 m1 v1 का स्क्वायर प्लस 1/2 m2 v2 का स्क्वायर। ये जब हो गया हमारे पास में, जब हम इसको सॉल्व करेंगे ना बच्चा, तो एक हमारे पास में एक वैल्यू आता है u1। अगर इलास्टिक कोलिजन है ना, तो इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच दोनों इक्वल हो जाते हैं। आगे चल के ई का एक फार्मूला पढ़ेंगे, लेकिन अभी ये लिख लो ताकि तुम्हें समझ में आ जाए। v2 माइनस v1, सोचो u1 से u2 को क्या किया है, अप्रोच किया है कि नहीं किया है? अरे u1 से u2 को अप्रोच किया है, u1 ने u2 से अप्रोच किया, तभी तो यहाँ पे क्या हुआ है कि दोनों के बीच में कोलिजन हुआ है। आफ्टर द कोलिजन v1 एंड v2 क्या कर रहा है, एक दूसरे को सेपरेट करने की कोशिश कर रहा है। v1 दूर जाएगा और u1 थोड़ा सा पीछे रहेगा, तभी तो सेपरेट हो पाएगा। अगर v1 ही ज्यादा हो जाएगा v2 से, तो सेपरेट कहाँ पे हो जाएगा, फिर से कोलिजन हो जाएगा ना। नहीं आया समझ में? तो इस वाले को हम लोग बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, की अप्रोच किया, और इस वाले को हम लोग बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ, क्या बोलते हैं इसको, सेपरेशन। लिखेंगे इसके बाद में रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, इसके नीचे ही लिखना रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच बिफोर कोलिजन, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच बिफोर कोलिजन is equal to relative velocity of separation after collision. Relative velocity of approach before collision is equal to relative velocity of separation after collision. Relative velocity of separation after collision. कोलिजन के पहले और कोलिजन के बाद, इसी को प्यार से बाद में हम लोग ई का नाम देते हैं, ठीक है ना। और ये देखो, दोनों जब बराबर हो गया तो दोनों का रेशो जो होगा 1 के बराबर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो इसका दोनों का रेशो जो होता है ना 1, आगे चल करके हम लिखवा देंगे ई से रिलेटेड। बट अभी देखो, इसका रेशो बटा में इसका रेशो करेंगे तो यहाँ पे 1 आएगा। तो ई की जो वैल्यू होती है ना वो 1 होती है, तब बोला जाता है इलास्टिक कोलिजन। यहाँ तक समझ में आया? दो बॉडी, देखो हम लोगों ने कुछ ज्यादा नहीं पढ़ा। पहले सबसे पहले क्या पढ़ा, लाइन ऑफ इम्पैक्ट। लाइन ऑफ इम्पैक्ट के बाद में हम लोगों ने क्या डिस्कस किया कि दो बॉडी जो होता है एक दूसरे को जब अप्रोच करेगा, या दो बॉडी एक दूसरे से इलास्टिकली कोलाइड करेगा, कोलिजन होगा, तो वहां पे क्या होगा, तो दो बॉडी एक दूसरे से कोलिजन करता है तो मोमेंटम कंजर्व होता है और काइनेटिक एनर्जी कंजर्व होता है। फिर हमने क्या किया, दो बॉडी को बनाया, बॉडी का नाम दे दिया ए, एक का नाम दे दिया ए, एक का नाम दे दिया बी। ए और बी यहाँ पे क्या हो गया, दोनों आपस में टकराया, फिर ए सेपरेट हो गया और बी भी आपस में सेपरेट हो गया कि नहीं हो गया? जब सेपरेट हो गया तो हमने दो चीजें पढ़ा था कि मोमेंटम कंजर्व होता है, तो हमने यहाँ पे मोमेंटम कंजर्व करा दिया। उसके बाद में हमने क्या किया, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व करा दिया। दोनों जब कंजर्व हो गया तो u1 माइनस, इसको जब हम लोगों ने सिंप्लीफाई किया होगा तो हमें क्या मिला, u1 माइनस u2 मस्ट बी इक्वल टू v2 माइनस v1। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। और इन दोनों का जब रेशो करेंगे तो e इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा और कुछ नहीं। बात समझ में आता है? आगे आते हैं और लिखते हैं वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन्स आर, वेलोसिटीज
आफ्टर कोलिजन आर, कोलिजन आर मतलब कोलिजन के बाद क्या वेलोसिटी होगा। तब मैंने बोला ए का वेलोसिटी कितना होगा कोलिजन के पास में, v1, बोला कि नहीं बोला। इसी तरह से बी का वेलोसिटी कितना होगा बच्चा, v2, बोला कि नहीं बोला मैंने। अब इसकी वैल्यू क्या होगी हमें निकालना है। तो ऊपर के तीनों इक्वेशन को, जब पीछे वाले तीनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे किसी एक में, तो एक बार क्या आएगा, v1 की वैल्यू आएगा, तो एक बार क्या आएगा, v2 की वैल्यू। सॉल्व करोगे तो आएगा। तो अपने को सॉल्व अब पूरा नहीं करना है, क्योंकि बहुत टाइम उसमें वेस्ट होता है सॉल्व करने में, तब जा करके वो सॉल्व होते हैं। तो डायरेक्ट फॉर्मूला है, दो लिखना है, लिख लेना। v1 है तो m1 आएगा, v2 है तो नीचे m2 आएगा। तो लिखना m1, पहले ही बना लो, m1 माइनस m2 बटा में m1 प्लस m2 इंटू में u1, लिख लो फटाफट। और प्लस में 2, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस साल के क्वेश्चन अगर देखोगे ना कोलिजन का, तो इसी पे आया हुआ है एग्जाम के अंदर में, तो ये जानना जरूरी है। यहाँ पे लिख देंगे u2। हो गया क्या। दूसरे वाले में देखो, अब v2 लिखना है ना बच्चा, तो m2 माइनस m1 अपॉन में m1 प्लस m2 इंटू में कर देंगे u1 u2 का कि 2 वाला है तो 2 प्लस में 2m1 बटा में m1 प्लस m2 इंटू में हम लोग कर देंगे यहाँ पे u1। फटाफट कर दो। ये आता है सॉल्व करने पे, ठीक है ना। जब इनको सॉल्व करोगे ना बच्चा, इनको सॉल्व करोगे ना, और इनमें से भी v1 निकालो, सारे को क्या करोगे, इस साइड ले आकर करके v1 निकालोगे, और फिर इनमें से भी v1 का एक वैल्यू निकालने की कोशिश करोगे, और इस रिलेशन में पुट करोगे तो ये वाला फर्स्ट आ जाएगा। तो इसको टाइम बहुत लगता है, इसलिए हम लोग डायरेक्ट लिख देते हैं। कोई तकलीफ है क्या, याद करना पड़ेगा। लेकिन अगर ये याद नहीं है ना, तो बहुत क्वेश्चन छूट जाएगा आपसे। मतलब कोलिजन का एक क्वेश्चन तो 100% आएगा एग्जाम के अंदर में, वो छूटना ही है। कि कोलिजन होने के पहले u1 u2 वेलोसिटी था, कोलिजन होने के बाद में क्या वेलोसिटी है, तो एक v1 है और एक क्या है, v2 है। v1 की वैल्यू क्या हो जाएगा, m1 माइनस m2 बटा में m1 प्लस m2 इंटू u1, और 2m2 बटा में m1 प्लस m2 इंटू u2, ठीक है ना। अच्छा सोचो कि ऐसा, ये तो हो गया, ये तो लिख लिया ना। कुछ स्पेशल केसेस लिख लेते हैं तब आपको समझ में आएगा। तो स्पेशल केस लिखो फर्स्ट, स्पेशल केस में फर्स्ट लिखो, स्पेशल केस के अंदर में फर्स्ट लिखो, इफ कोलाइडिंग पार्टिकल हैव इक्वल मासेस, इफ कोलाइडिंग पार्टिकल हैव इक्वल मासेस, इफ कोलाइडिंग COLLIDING, if colliding particles have equal masses, if colliding particles have equal masses, अगर कोलाइडिंग पार्टिकल के पास में इक्वल मासेज है, जैसा कि m1 बराबर m2 हो गया, तो तुम लोग सोच के बताओ v1 की वैल्यू कितना हो जाएगा। तो सर m1 माइनस m2 बटे में क्या था, m1 प्लस m2, थोड़ा सा बोलोगे ना तो नींद उंद खुलेगा, प्लस में 2 u2, यही था ना। अब देखो दोनों के दोनों बराबर हो गए ना, इसका मतलब ये वाला तो पोर्शन 0 हो जाएगा, तब बचेगा क्या, 2m, और नीचे भी m प्लस m, तक कितना बचेगा, 2m, इसको बराबर m के बराबर कर देंगे, और इनटू में u2, तो v1 किसके बराबर आ जाएगा, u2 के बराबर। तो v2 किसके बराबर आने वाला है, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। यानी कि दोनों के दोनों अपना वेलोसिटी एक्सचेंज कर दिया कि नहीं।
जल्दी, मतलब कि अगर मैं बोलूं, समझना, मैं बोलूं m मास का ऑब्जेक्ट है, 4 मीटर पर सेकंड से चल रहा है और ये चल रहा है 10 मीटर पर सेकंड से, और ये भी m मास का है। इलास्टिक कोलिजन हो रहा है, मतलब E इज इक्वल टू कितना हो रहा है, 1। अगर ऐसा हो रहा है तो आफ्टर कोलिजन A और B का वेलोसिटी क्या होगा? तो बोलो, A का वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन क्या हो जाएगा, 10 मीटर पर सेकेंड। देखो ना, उल्टा हो गया है ना, नहीं आया समझ में? अच्छा, B का वेलोसिटी कितना हो जाएगा आफ्टर कोलिजन, 4 मीटर पर सेकेंड। जल्दी जल्दी कर लो। चलिए आइए, ये हो गया ना, ये वाला एग्जाम्पल लिख लिए कि नहीं लिख लिए? ये एग्जाम्पल लिख लीजिएगा। मतलब क्या हुआ, समझ में आ रहा है? इलास्टिक कोलिजन हो और दोनों का मास सेम हो तो वेलोसिटी एक्सचेंज हो जाता है। नहीं आया समझ में? लिख लेना, इफ इलास्टिक कोलिजन इज हैपेंस, नेक्स्ट नोट लगा के लिखना एक पॉइंट, इफ इलास्टिक कोलिजन इज हैपेंस, इफ इलास्टिक कोलिजन, नोट लगा के लिखना, ये लिख लेना तब बताना मेरे को। इलास्टिक कोलिजन, नोट लगा के लिखना, इफ इलास्टिक कोलिजन इज हैपेंस, इफ इलास्टिक कोलिजन इज हैपेंस देन velocities are exchanges, then velocities are exchanges। कंडीशन क्या है, m1 इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, m2। लिख लेना ब्रैकेट में, m1 इज इक्वल टू m2, m1 इज इक्वल टू m2। हो गया बातें यहां तक? चलो आ जाओ सेकेंड केस। लिखने से पहले समझा देते हैं, फिर देखना। एक बॉल का मास m है और ये आ रहा है u1 वेलोसिटी से, समझ में आ रहा है तुम लोग को? और दूसरा बॉल का मास जो है m ही है, लेकिन ये क्या है, u2 वेलोसिटी से है और ये रेस्ट पे है। तो आफ्टर जब कोलाइड करेंगे तो क्या होगा, कोलिजन के बाद क्या होगा? अगर ये A है और ये क्या है हमारे पास में B, तो देखो A क्या करेगा ना, A अब इसका टकराने के बाद में अगर अभी भी इलास्टिक कोलिजन की बात हो रही है, हर बात क्या हो रही है, इलास्टिक कोलिजन की। तो ये जब इससे टकराएगा तो इसका वेलोसिटी इसको मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा? और जब इसका वेलोसिटी इसको मिल जाएगा तो u कितना हो जाएगा, 0। अरे हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? इसी तरह से अगर B टकराएगा तो क्या हो जाएगा, इसकी वेलोसिटी कितना हो जाएगी, अब u1 हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? एक छोटा सा एग्जांपल लेकर के तुमको समझाते हैं ना, कि एक अगर मान लेते हैं कि 10 kg का बॉल जो है ये 10 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, और दूसरा हमारे पास में 10 kg का बॉल जो है वो रेस्ट पे है। तो आफ्टर द कोलिजन क्या होने वाला है, सोच के बताओ। ये वाला जो हो जाएगा रेस्ट पे, ए जो हो जाएगा वो रेस्ट पे, और बी जो हो जाएगा, ये ए बी है और ये ए है, तो बी जो हो जाएगा वो किस पे हो जाएगा, बोलो, 10 मीटर पर सेकंड से मोशन में आ जाएगा। क्या ये समझ में आया आप लोगों को? फटाफट लिख लो और इसके बारे में पहले लिख लो, इफ टू बॉडीज आर, पहले इसके बारे में लिख लो फिर इसको लिखना। इफ टू बॉडीज आर ऑफ इक्वल मासेस, if two bodies are of equal masses, if two bodies are of equal masses, if two bodies are of equal masses and the second body is at rest, and the second body is at rest, second body is at rest, ब्रैकेट में लिख लेना इलास्टिक, और E इज इक्वल टू 1 लिख लेना, इलास्टिक कोलिजन हो रहा है, E इज इक्वल टू 1, और ये वाला बना लो फटाफट।
हमारा 12th में सिलेबस खत्म हो गया है, आज खत्म हो गया पूरा। अब आप ही पे थोड़ा सा जोर लगाएंगे, रोटेशन मोशन ये सब फटाफट फटाफट खत्म कर देंगे। जल्दी जल्दी करो। ये कितना नोट नंबर 2 था क्या? ये एक एक एग्जाम्पल छोटा छोटा इसलिए लिख दे रहा है ताकि आपको समझ में आए। हो गया? हो गया? करें नेक्स्ट। नेक्स्ट नोट नंबर 3 लिखिएगा, ए लाइटर पार्टिकल। नोट नंबर 3 लिखिएगा, ए लाइटर पार्टिकल कोलाइड्स विथ हेवियर पार्टिकल। नोट नंबर 3 लिखिएगा, ए लाइटर पार्टिकल्स कोलाइड विथ हेवियर पार्टिकल्स। ए लाइटर पार्टिकल्स collide with heavier particles which is at rest. A lighter particles collide with heavier particle which is at rest. Which is at rest. अगर मैं बोलूं कि ये दीवार से, इस दीवार से कोई बॉल को अगर टक्कर देते हैं, टेनिस बॉल को टक्कर देते हैं, तो क्या ये दीवार भी चलने लगता है या दीवार रुका ही रह जाता है? अब बॉल बाउंस बैक हो जाता है कि नहीं हो जाता है? नहीं आया समझ में? अगर मैं इस दीवार से, कोई रेस्ट में, हेवी ऑब्जेक्ट है और वो रेस्ट में है, तो टकराने के बाद में, स्मॉलर ऑब्जेक्ट से टकराने के बाद में भी वो रेस्ट में ही रहेगा। और जो टकराया है वो अपना कुछ वेलोसिटी या तो खत्म कर देगा, अगर इलास्टिकली E = 1 से E = 1 है उन दोनों बॉल और दीवार के बीच में, तो वापस सेम वेलोसिटी से रिबाउंस हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो अभी जो केस पढ़ रहे हैं उसमें इलास्टिक, हमने पहले ही लिख दिए हुए इलास्टिक कोलिजन। इलास्टिक कोलिजन का मतलब क्या है, समझ में आ रहा है ना? कि E = कितना लिखा हुआ है हमेशा 1, और M1 जो मास है ना वो बहुत ही छोटा है किससे? M2 से। अब इस केस में क्या होगा तो सोच के देखो, इधर देखो, मैं बोलूंगा एक हेवी वॉल, मतलब हमारा छत, हमारा दीवार, ये सब जो है यहाँ पे रखा हुआ है। अब सोचो इसका मास M2 है और ये वेरी हेवी है, तो इसका U2 कितना होगा? 0। अरे रुका हुआ यहीं पे। एक बॉल आया और इससे क्या हो गया? M मास का बॉल आया या M1 मास का बॉल आया A, और U1 वेलोसिटी से आया, इसको से टकराया। टकराने के बाद, या भी टकराया नहीं है, बिफोर कोलिजन है, समझना बच्चा, ये बिफोर कोलिजन है। अब कोलिजन होने के समय में क्या दीवार को कुछ होने वाला है क्या? अरे सर फोड़ो दीवार में, क्या दीवार को कुछ होगा या तुम्हारे सर को होगा? तो वही बात होगी ना, जब ये M1 इसके से टकराएगा तो क्या होने वाला है? U2 अभी भी टकराया, यहाँ पे तो टकरा गया है। टकराने के बाद में अब ये क्या था? एट द टाइम ऑफ कोलिजन। ये टाइम ऑफ कौन सा हो गया बोलो? कोलिजन। ये कोलिजन का टाइम था। कोलिजन के टाइम के बाद की बात कर रहे हैं हम। तो कोलिजन के टाइम की बाद बताओ, इसकी वेलोसिटी V2 जो है वो तो अभी भी 0 रहेगा, दीवार एक जगह से दूसरी जगह गया नहीं। लेकिन क्या अगर E = 1 है तो सर M1 की वेलोसिटी अब अपोजिट डायरेक्शन में V1 के बराबर हो जाएगा, और V1 नथिंग बट जो इनिशियल वेलोसिटी था उसी के बराबर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अब तुम कहोगे नहीं, प्रूफ करो कि कैसे V1 जो है U1 के बराबर हो जाएगा। तो आज ही पढ़े हैं इलास्टिक कोलिजन जब होता है तो क्या पढ़े हैं, सोच के बताओ। U1 - U2 = V2 - V1 पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे? U2 तो 0 है और V2 भी 0 है, तो U1 किसके बराबर हो गया? माइनस। नहीं आया समझ में? नहीं आया, फटाफट लिख डालो।
अच्छा ये सब कहानी तब का है जब E इज इक्वल टू, लेकिन नॉर्मल केस में E कभी भी 1 नहीं होता। फटाफट लिखो। लूंगा, अर्थ के ऊपर में तूने बॉल को गिराया। अर्थ के ऊपर में जब तुम बॉल को, टेनिस बॉल को गिराते हो तो अर्थ क्या चल पाता है क्या तुम्हारे टेनिस बॉल से? इसका मतलब अर्थ वाला जो केस है वो यही तो केस है। बात समझ? लेकिन शर्त क्या है कि क्या जब बॉल नीचे गिर रहा था, जब बॉल नीचे गिर रहा था तो E इज इक्वल टू 1 था या नहीं था? अब जैसे कि कीचड़ में गिराओगे बॉल को तो क्या E इज इक्वल टू 1 होगा क्या? बॉल को जैसे ही गिराओगे कुछ ना कुछ कीचड़ पहले पकड़ लेगा, फिर थोड़ा सा छिड़ेगा तो तुम कहोगे कीचड़ मेरे ऊपर भी आ गया। लेकिन कुछ ना कुछ तो कीचड़ ने पकड़, तो उस समय E इज इक्वल टू 1 नहीं होगा। एकदम जैसे ये वाला है, अभी अपना फर्श है, ये वाले फर्श पे गिराओगे तो E इज इक्वल टू 1 की केस 100% नहीं होगा इसमें भी, लेकिन फिर भी होगा। तो ऐसे केसेस के लिए हम लोग ये चीजें रखते हैं। जल्दी से लिखो नेक्स्ट। ए हेवियर बॉडी कोलाइड विथ लाइटर बॉडी एट रेस्ट। A heavier body collide with lighter body at rest. A heavier body collide with lighter body at rest. A heavier body collide with lighter body at rest. समझ में आया क्या? अगर कोई हेवियर बॉडी जो है ना, अब कोलाइड हो रहा है किसके साथ में? लाइटर बॉडी के साथ में। जैसे मान लो ना, फिर से मैंने क्या लिया, वही लिया बॉल, ये हेवियर बॉडी है, कोलाइड हो गया, मतलब इसका मतलब इसके पास में कुछ ना कुछ वेलोसिटी है। अब हेवियर बॉडी का वेलोसिटी कितना है? u1 मान के चलेंगे कि नहीं चलेंगे? इसका मास ले लेते हैं m, और ये कहाँ पे है बच्चा? रेस्ट में। मतलब इसकी वेलोसिटी कितना है? u2, और u2 की वैल्यू कितना है बताओ बच्चा? 0। ऐसा बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? या इसका नाम दे दिया m1, तो इसका नाम क्या दे देंगे? m2। हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? m2 ग्रेटर देन m1। अभी भी है कि नहीं है? अब सोच के देखो ना, एक बल्ला से एक बॉल को मारते हैं, जब बल्ला हेवियर है या बॉल हेवियर है? बल्ला हेवियर है। तो जब बॉल को मारते तो बॉल जितने स्पीड से आते रहता है उसके स्पीड से बढ़ भी सकता है। अगर E इज इक्वल टू इम्पैक्ट जो है E इज इक्वल टू 1 के बराबर हुआ तो रोहित शर्मा जैसे मारता देखते ना, पार कर देता है स्टेडियम सीधा। तो कहने का मतलब समझ रहे हो ना, E इज इक्वल टू 1 इम्पैक्ट पे आया कि गया। इसका मतलब क्या हुआ? तब बोलेंगे कि आफ्टर द कोलिजन V1 जो होगा ना वो तो U1। अरे हेवियर बॉडी को कोई कुछ हो सकता है क्या? तो जो वेलोसिटी हेवियर का था वही वेलोसिटी क्या होगा? आफ्टर कोलिजन हो जाएगा। लेकिन अगर मैं बोलूं बात किसका, कि स्मॉलर बॉडी की वेलोसिटी कितना होगा, तो 2 टाइम्स ऑफ U1 हो जाएगा। जल्दी करो, नहीं समझ में आया? देखो ना, मैं इसमें पूछ भी कर करके बता सकता हूं अगर तुम कहोगे तो। क्या था फार्मूला? बोलो। V1 का फार्मूला क्या था? m1 माइनस m2 बटा में m1 प्लस m2 इंटू में क्या बोलोगे? इसमें भी पुट करोगे तो हो जाएगा, इसे डायरेक्ट याद कर लो, वो नीचे से फिर अप्रोक्सीमेशन लगाने से होता है। नहीं समझ में आया तो बोलो। ये किसका वेलोसिटी है? V1 किसका वेलोसिटी है? हेवियर बॉडी का है या स्मॉलर बॉडी का है? हेवी। और V2 किसका? स्मॉल। यहाँ पे चेंज हो गया है, समझा कि नहीं समझा? ऐसे कर सकते हो, इसको M1 ले सकते हो और इसको क्या ले दोगे? अब तो ये हेवियर बॉडी है। अरे तुम सोचो ना, सिंपल सा दिमाग लगाओ ना। हेवियर बॉडी है, जैसे कि कोई मान लो तो ट्रक आ रहा है और सामने सामने मक्खी जाकर के टकराएगा। ट्रक के स्पीड में कोई
चेंजेज आने वाला है क्या? सोचो, नहीं आने वाला है। इसका मतलब ट्रक तो अपना स्पीड बना करके चुपचाप चलते रहेगा। इसका मतलब ये u1 वेलोसिटी से आया और इससे टकराया, उसके बाद फिर से ये u1 वेलोसिटी से चलते रहा। तो हेवियर वेलोसिटी के वेलोसिटी में कोई चेंजेज नहीं आया, लेकिन स्मॉलर बॉडी 2 टाइम से बढ़ जाता है। ठीक है ना? अरे v2 इज इक्वल टू क्या लिखवाया था? m2 माइनस m1 बटा में m1 प्लस m2 इन 2 में क्या लिखवाया था मैंने? u2 प्लस में 2m1 बटा में u1 बटा में m1 प्लस m2 लिखवाया था कि नहीं लिखवाया था? अब मास ज्यादा होगा तो एक चीज तो निगलेक्ट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? नहीं बोल पा रहे हैं। अरे एक चीज पढ़े थे, जैसे कि मैंने बोला m2 ग्रेटर देन m1, बोला है कि नहीं बोला? तो तुम में से कितना लोग बोलना चाहता है m1 बटा में m2 वेरी 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 लेस देन 1? नहीं आया, नहीं आया, झूठ बोल रहे हो। देखो ना, 1 इज ग्रेटर देन 0.00005। तो बोलो 0.0005 डिवाइडेड बाय 1 लेस देन होगा कि नहीं? लेस 1 होगा ना। तो इसीलिए वो नेगलेक्ट हो जाते हैं, तो इसलिए ऐसा होता है। नेक्स्ट हमारे पास में है, लिखो एप्लीकेशन इसी का। अभी इलास्टिक चल रहा है बच्चा, इसके बाद इन ई इज इक्वल टू का मतलब कि अभी इलास्टिक का सारा चल रहा है। मतलब जितने भी क्वेश्चन है सब में ई इज इक्वल टू कितना है? 1 हम लोग को मान के चलना है। तो एप्लीकेशन में लिखो फर्स्ट एप्लीकेशन, ए बॉडी ऑफ मास m1, ए बॉडी ऑफ मास m1, ए बॉडी ऑफ मास m1 मूविंग विथ अ वेलोसिटी v1, a body of mass m1 moving with a velocity v1, moving with a velocity v1 collide elastically with a stationary mass m2, collide elastically with a stationary mass m2, with a stationary mass m2। ठीक है ना? क्या बोला कि ए बॉडी ऑफ मास m1, एक बॉडी का मास कितना है? m1, और वो मूविंग विथ द वेलोसिटी v1, वो v1 वेलोसिटी से मूव कर रहा है, कोलाइड कर रहा है बच्चा इलास्टिकली विथ अ स्टेशनरी मास। अच्छा u1 लिखने का, मूविंग विथ अ वेलोसिटी u1। ठीक है। दूसरा बॉडी का हाथी क्या चीज पे है? स्टेशनरी का मतलब क्या चीज पे है? अब बताओ कि आफ्टर कोलिजन क्या होगा? व्हाट इज द आफ्टर कोलिजन वेलोसिटी ऑफ ईच बॉडी? व्हाट इज द आफ्टर, लिखो इसी के अंदर में, एप्लीकेशन के अंदर में, व्हाट इज द आफ्टर कोलिजन ऑफ ईच बॉडी? चलो आ जाओ, बता देते हैं हम लोग। एक m1 मास का बॉडी है, u1 से जा रहा है, और दूसरा मास स्टेशनरी है, इसका मतलब इसका u2 0 है। तो सिंपल है, तुम इमेजिन नहीं कर पा रहे हो। दिक्कत किस बात का इमेजिन नहीं करने का? कि दिमाग यहाँ पे नहीं है, कहीं और है। रियलिटी यही है। तो आफ्टर टकराने के बाद में क्या होगा? इसकी वेलोसिटी v1 हो जाएगा और इसकी वेलोसिटी कितना हो जाएगा? v2। अब बोलो v1 का फॉर्मूला नहीं बताया क्या मैंने? v1 इज इक्वल टू क्या लिखवाया मैंने? m1 माइनस m2 बटा में m1 प्लस m2 इन 2 में u1 लिखवाया था कि नहीं लिखवाया था? अब दूसरा वाला टर्म तो 0 ही हो जाएगा, क्योंकि u2 से मल्टीप्लाई करेंगे टर्म ही 0 हो जाएगा यार। नहीं लिख देते हैं, हमें पता है तुमको कुछ नहीं पता चल रहा है, तुम लोगों को एकदम नहीं चल रहा। अरे यही तो लिखवाया था। तब बोलो u2 ही 0 है तो ये पूरा का पूरा 0 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो आफ्टर क्या आएगा हमारे पास में? वेलोसिटी v1। बताओ, m1 माइनस m2 बटा में m1 प्लस m2 इन 2 में कितना आ जाएगा? आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? इसी तरह से v2 की वैल्यू बताओ दो जल्दी से, कितना हो जाएगा? तो m2 माइनस m1 होता था ना, m2 माइनस
m1 बटा में m1 प्लस m2, तुम लोगों को फॉर्मूला भी याद नहीं हो पा रहा है, इंटू u2। अब प्लस में बोलो जल्दी से 2m2 बटा में m1 प्लस m2 इंटू u1। अब बोलो ये वाला टर्म तो जीरो का, कि दूसरा तो जीरो पे है ना, तो बोलो v2 की वैल्यू कितना आ जाएगी, बोलो जल्दी से 2m2 बटा में m1 प्लस m2 इंटू में u1 हो जाएगा कि नहीं। तो टकराने के बाद की वेलोसिटी समझ में आया क्या, फटाफट लिख डालो। ये समझ में आया, लिख डालो फटाफट अगर आ गया तो। कहाँ पे u1 होगा बोलो, क्या m2 माइनस m1 अपॉन में m1 प्लस m2, u1 लिखवाया था क्या, नहीं u2 लिखवाया हो, u2 था। देख लेते हैं पीछे जाकर, नहीं देख लेते हैं यार, कहीं हमने देखो u2 था, नहीं हो जाता कभी कभी गड़बड़ हमसे ही हो जाता है। फटाफट लिखो, तो दोनों का वेलोसिटी कितना आ जाएगा, टकराने के बाद का वेलोसिटी बोलो, एक का वेलोसिटी कितना हो जाएगा m1 माइनस m2 बटा में m1 प्लस m2 इंटू u1। दूसरे का वेलोसिटी कितना हो जाएगा बोलो, m2 2m2 बटा में m1 प्लस m2 बटा। अब इससे ना देखो, अब देखो कंफ्यूजन होता है ये टॉपिक पे कि कौन सा क्या कर रहा है, कौन सा क्या कर रहा है, और जिसके कारण तो सबसे बेस्ट तरीका क्या है इस टॉपिक को बेस्ट करने के लिए, सबसे बेस्ट तरीका है ये फार्मूला और ये फार्मूला याद कर लेने का। अच्छा यहां वाले पे बोल रहे हो क्या है, ये वाला, अच्छा गलत लिखा गया है, कोई बात नहीं, m1 कर लेना यहाँ पे, सॉरी, अरे हो जाता है, मैंने पहले ही बोला ना, एक बार चेक कर लेना, मैं काट देता हूं ना। यहाँ पे m2 है और यहाँ पे m1 है, एक में उल्टा चलता है, ध्यान में रखना। चलो ना एक क्वेश्चन देते हैं तब तुमको समझ में आएगा, लिखो लिखो कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट काइनेटिक एनर्जी, नेक्स्ट लिखिए, ये हो गया था ना, नेक्स्ट लिखिएगा काइनेटिक एनर्जी ऑफ फर्स्ट बॉडी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ फर्स्ट बॉडी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ फर्स्ट बॉडी आफ्टर कोलिजन, काइनेटिक एनर्जी ऑफ फर्स्ट बॉडी आफ्टर कोलिजन, आफ्टर कोलिजन, और काइनेटिक एनर्जी रिटेन बाय द फर्स्ट बॉडी, और काइनेटिक एनर्जी रिटेन बाय द फर्स्ट बॉडी, और काइनेटिक एनर्जी रिटेन बाय, इसी केस का मतलब जो चल रहा है ना, एक केस में क्या है ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, दूसरे केस में क्या है ऑब्जेक्ट रुका हुआ है, तो इसी केस में बोल रहा है कि टकराने से पहले तो काइनेटिक एनर्जी कितना रहा होगा बोलो, m1 u1 का स्क्वायर रहा होगा, लेकिन इसने क्या बोला कि काइनेटिक एनर्जी टकराने के बाद क्या होगा इस बॉडी का, तो इसी के अंदर में जब टकराने के बाद क्या लिखेंगे 1/2, सॉरी काइनेटिक एनर्जी क्या लिखेंगे बोलो 1/2 m1 v1 का स्क्वायर लिख देंगे कि नहीं लिख देंगे। अब तुम देखोगे तो v1 की वैल्यू आया, यहां से क्या आया, v1 की वैल्यू m1, बताओ v1 की वैल्यू कितना आया, तो m1 माइनस m2, अब बोल ही नहीं पा रहे, m1 प्लस m2 और इंटू में u1, और इसी का क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे कि नहीं। अरे ये हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, फटाफट लिख डालो। हो गया, थोड़ा थोड़ा लिख लिए। चलिए तो अब इसी में बताइए, जब ये कोलिजन के, अच्छा ये कोलिजन के पहले का एनर्जी है या कोलिजन के बाद का एनर्जी है, कोलिजन के बाद का, कोलिजन के पहले का एनर्जी कितना है समझ में आ रहा है, इनिशियल एनर्जी कितना है 1/2 m1 u1 का स्क्वायर, ये इनिशियल है,
और ये कब टकराने के बाद की कहानी हो रही है ना। टकराने के बाद कितना हो गया था वेलोसिटी, v1 इज इक्वल टू हो गया था m1 माइनस m2 बटा में m1 प्लस m2 इंटू u1 का होल स्क्वायर। अब सोचो इसमें से हम कुछ कर रहे हैं, देखना और बताना। m1 u1 का स्क्वायर को इधर कर दिए, जिसको समझ में आया वो बताएगा। m1 प्लस m2 इधर कर दिए, समझ में आया कि नहीं आया। दिस इज कॉल्ड द इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी से ये कितना टाइम्स बढ़ गया। अच्छा बोलो, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी से इसकी बढ़ा है वैल्यू या घटा है वैल्यू। क्या कि होल स्क्वायर पॉजिटिव क्वांटिटी से कुछ हो रहा है, लेकिन अब देखेंगे। जल्दी से करो, पहले इतना तक करो। अच्छा यही रिटेन काइनेटिक एनर्जी होगा कि नहीं होगा, जल्दी करो। समझ में आया ना। तो अगर एक बॉडी रेस्ट में है और दूसरा बॉडी आकर करके टकरा गया तो काइनेटिक एनर्जी में क्या रिलेशन होगा, फाइनली वो समझ में आ गया क्या। अच्छा सोचो, मैंने बोला कि काइनेटिक एनर्जी रिटेन बाय में काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, तो दोनों का रेशो किसके बराबर हो जाएगा, m1 माइनस m2 का होल स्क्वायर बटा में m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर। नहीं आया समझ में। पता है इसका नाम दिया जाता है, इस नाम से क्वेश्चन आता है, ये वाले नाम से क्वेश्चन आता है। लिखो पहले, इसके बाद लिखवाते इसका नाम, फ्रैक्शन ऑफ काइनेटिक एनर्जी रिटेन बाय फर्स्ट बॉडी। इसका नाम है, इसको क्या बोलते हैं, फ्रैक्शन ऑफ, लिखो फ्रैक्शन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। लिख दो क्या, फ्रैक्शन ऑफ काइनेटिक एनर्जी रिटेन बाय। अच्छा किसके लिए निकाल रहे हैं हम लोग अभी, फर्स्ट बॉडी, पहले बॉडी के लिए ही निकाले हैं हम लोग। ये अभी फर्स्ट एप्लीकेशन के सारे कहानी चल रहे हैं, पता है ना। उनके अंदर में पार्ट्स कर करके निकाले हैं। फर्स्ट पार्ट निकाले थे तो एक का वेलोसिटी कितना होगा, दूसरे का वेलोसिटी कितना होगा टकराने के बाद। उसके बाद में बात की काइनेटिक एनर्जी कितना होगा फर्स्ट बॉडी का, और उसी का रेशो में ये सब चीजें चल रहा है। तो एग्जाम के अंदर में ना डायरेक्ट कुछ भी नहीं आता, वो ऐसे चीजें पूछेंगे ना आपसे घुमा फिरा करके कि आप उस समय भूल जाओगे। तो आपको याद करना है, आपके दिमाग को मेंटली टॉर्चर करना है कि हमारा दिमाग के अंदर में इस टाइप से जब भी क्वेश्चन पूछेगा तो हम ऐसा इस तरह से इसको रिकॉल करेंगे। जैसे आप बोला फ्रैक्शनल, तो हमको पता है कि जो बाद में आया और जो इनिशियल था उसके रेशो को बताना है। उसमें भी कोई बड़ी बात नहीं है, m1 माइनस m2 m1 प्लस m2। चलिए नेक्स्ट लिखिएगा इसी के अंदर में, काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेकेंड बॉडी, पूरा इसका एप्लीकेशन करेंगे। काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेकेंड बॉडी की बात हो रही है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेकेंड बॉडी, kinetic energy of second body after collision, kinetic energy of second body after collision, or kinetic energy transferred, or kinetic energy transferred to the second body, or kinetic energy transferred to the सेकेंड बॉडी। आ जाओ अब सेकेंड बॉडी देखो तो सेकेंड बॉडी की कहानी क्या थी बच्चा, m2 था और इनिशियली इसका क्या था 0, और टकराने के बाद में देखो एकदम पीछे से रिलेट कर रहे हैं। अब क्या होता है ना कि चीज देखो, बहुत चीजें है, मैं बता रहा हूँ, पढ़ाते समय में 3-4 चीजें आपके दिमाग में आता है। एक होता है माइंड एग्जॉस्ट हो जाना। माइंड एग्जॉस्ट का मतलब क्या है, पढ़ा रहे कुछ समझ में नहीं आ रहा तो जेई नहीं निकलने वाला है, एकदम ध्यान में रखिएगा। दूसरा, पढ़ाते समय हाई लेवल की चीजें आते तो आपको नींद आने लगेंगे, तब भी जेई नहीं निकलने वाला है, क्योंकि जिस चीज की आप तैयारी कर रहे हैं ना वो बहुत बड़ा चीज है। इसके लिए ना 17 लाख नहीं बल्कि 30 लाख के आसपास में बच्चे लगे हुए हैं पूरे भारत में, और उस 30 लाख में से आपको 50,000 के भीतर आना है अच्छा कॉलेज के लिए। तो इतना आसान तो नहीं है, ये तो बात सब जानता है ना। अब आप पढ़ने में भी कमजोर हैं, अब उसके बाद में भी टाइमिंग नहीं देंगे तो क्या ये होने वाला है क्या। फिर आपके यही कहिएगा, आप खानदान में अगर आप मान लेते पापा का अकेले हैं तो याद रखिएगा अब आपका खानदान जिस दिन होगा 18 साल बाद,
तब वो भी निकाल पाएगा, तब होगा। नहीं तो दूसरा आपके घर में कोई आईटीएन पैटीएन नहीं होने वाला है। तो ये बात ध्यान में रखिए कि अगला अगर हमसे नहीं हुआ और हम अकेले हैं करने वाले हैं, पापा का अकेले हैं, तो याद रखिएगा अगर हमसे नहीं हुआ तो हमारे बाद में, वो भी 18 साल बाद होगा कि नहीं होगा कोई गारंटी है वो भी नहीं है। इसलिए अभी मेहनत कीजिए ताकि आगे चल कर करके और बेटर हो। तब बोलिए V2 वेलोसिटी है, तब सेकेंड बॉडी का काइनेटिक एनर्जी बताइए क्या होगा। तो सेकेंड बॉडी का काइनेटिक एनर्जी क्या बोलेंगे, 1/2 m2 V2 का स्क्वायर कहेंगे कि नहीं। अब तुम में से कितने लोग कहना चाहते हैं कि V2 की वैल्यू 2 टाइम्स ऑफ m1 अपॉन में m1 प्लस m2 और क्या था, U1 था कि U2 था, और इसी का होल स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब इसको सही से करोगे तो तुम देखोगे 1/2 m2 U1 का स्क्वायर, और इधर क्या लिखोगे 2 m1 बटा में m1 प्लस m2 का क्या लिखोगे, बोलो होल स्क्वायर लिखोगे कि नहीं लिखोगे, फटाफट कर डालो। बता रहे हैं अभी, आप भी बता रहे हैं, आगे भी बताएंगे। पहले लिखिए, इसको समझ के लिखिए, जल्दी जल्दी लिखो, थोड़ा सा टाइम लग जाएगा नहीं तो। इसको खत्म करना, इसका सारे एप्लीकेशन खत्म करना था, लेकिन नहीं हो पाएगा क्या, अभी है ना 10 मिनट टाइम, हो जाना चाहिए, जल्दी जल्दी करो तो आ जाओ। तो हम भी थोड़ा फास्ट कर लेते हैं। तो 1/2 m2 देखना इधर U1 का स्क्वायर, इधर क्या लिखेंगे बताओ, 4 m1 का स्क्वायर बटा में m1 प्लस, थोड़ा तुम हेल्प करोगे तो मेरा बहुत जल्दी जल्दी हो जाएगा, नहीं हेल्प कर पाओगे तब हमारा टाइम लगता है। देखना यहां से मैं कुछ लिख रहा हूं, इसके बाद देखना 1/2 m1 और U1 का स्क्वायर लिख दिया, और मैं इधर लिखूंगा 4 m2 और m1 लिख दिया। दिखा तुम लोगों को, m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर लिख दिया, देखा क्या तुम लोगों को, देखा एक m1 इसका इधर ले आया और इसको इधर लेके चला गया। अब बताओ हमारे पास में जो काइनेटिक एनर्जी आया है, ट्रांसफर काइनेटिक एनर्जी, वो कितना आया है। अरे दूसरे बॉडी में कुछ भी काइनेटिक एनर्जी नहीं था शुरू में, बाद में दूसरे बॉडी के अंदर में काइनेटिक एनर्जी आ गया, इसका मतलब दूसरे बॉडी के अंदर में कुछ तो एनर्जी आया है। तब बोलो, और वो किसके बराबर है, तो बोलेंगे सर इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इनटू में 4 टाइम्स ऑफ m2 m1 बटा में m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर। अरे नहीं आया, अब इसी का रेशो निकाल दे तो यही फ्रैक्शन ट्रांसफर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अरे यही तो क्वेश्चन आते हैं, 4 m2 m1 और बटा में m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर, और इसको नाम एक देंगे बाद में, फ्रैक्शन ऑफ काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम फर्स्ट बॉडी टू सेकेंड बॉडी। समझ में तो आ गया ना। देखो एकदम कुछ भी नहीं है, एक के आगे एक को प्रसाद की तरह डालते जाओ, आंसर आ जाएगा। जल्दी जल्दी करो, बहुत टाइम लग गया हम लोग का। कुछ समझ में तो आ रहा होगा ना। देखो मैंने क्या बोला था, एक चीज आप लोगों को समझाया था, आप लोगों के पास बहुत टाइम है, तो एक टाइम इसके लिए निकालने के लिए बोला था कि रोटेशन मोशन तक रफ में लिखने का, और फिर कहाँ पे लिखने का, फेयर में लिखने का, लेकिन वो नहीं हो पा रहा है आप लोगों से। डायरेक्ट फेयर, हाँ रोटेशन मोशन तक खाली कीजिए, उसके बाद थर्मोडायनेमिक्स इस सब में तो क्या है, थ्योरी, थोड़ा थोड़ा समझदारी, तो वो सब तो डायरेक्ट अपना फेयर में लिखिएगा, बट रोटेशन मोशन तक लिखिएगा तभी जाकर के काम बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। आइए बात करते हैं नेक्स्ट, इसके बारे में लिख लीजिएगा नीचे, इसका मतलब क्या हुआ, फ्रैक्शन ऑफ काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर, फ्रैक्शन ऑफ काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर्ड, फ्रैक्शन ऑफ काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर्ड, फ्रैक्शन ऑफ काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर्ड फ्रॉम फर्स्ट बॉडी टू, फ्रैक्शन ऑफ काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम फर्स्ट बॉडी टू सेकेंड बॉडी, फ्रॉम फर्स्ट बॉडी टू सेकेंड बॉडी,
अच्छा, इसी को ऐसे भी बोल सकते हैं क्या, फर्स्ट बॉडी ने अपना काइनेटिक एनर्जी कितना लॉस किया, तो यही तो जो ट्रांसफर किया इनको, तो इसको बोलेंगे फ्रैक्शन ऑफ, और भी बोल सकते हैं तरीका और लिख लेना, इसी को पढ़ते हैं फ्रैक्शन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, इसी को बोलते हैं और भी चीजें, फ्रैक्शन ऑफ काइनेटिक एनर्जी लॉस्ट बाय फर्स्ट बॉडी, फ्रैक्शन ऑफ काइनेटिक एनर्जी लॉस्ट बाय फर्स्ट बॉडी, फ्रैक्शन ऑफ काइनेटिक एनर्जी लॉस्ट बाय फर्स्ट बॉडी। नेक्स्ट लिखे फटाफट इसी के अगला, फ्रैक्शन ऑफ मोमेंटम रिटेन बाय फर्स्ट बॉडी, फ्रैक्शन ऑफ मोमेंटम रिटेन बाय फर्स्ट बॉडी, फ्रैक्शन ऑफ मोमेंटम रिटेन बाय फर्स्ट बॉडी, फ्रैक्शन ऑफ मतलब थोड़ा सा फास्ट करने के चक्कर में हूं, फ्रैक्शन ऑफ मोमेंटम रिटेन बाय फर्स्ट बॉडी, मतलब पहला देखो फर्स्ट बॉडी के अंदर में, इधर देखो बच्चा, यही था फर्स्ट बॉडी, अरे फ्रैक्शन ऑफ मोमेंटम रिटेन बाय फर्स्ट बॉडी, रिटेन का मतलब अपने आप को कितना मेन, जैसे होता नहीं है कि आदमी बहुत पैसे वाला है, अभी ये बहुत पैसे वाला है, दूसरा वाला क्या है, भिखारी है, क्यों, क्योंकि इसकी वेलोसिटी कितना है, 0। अब ये बंदा अपने आप को इससे टक्कर मारा, टक्कर मारने के बाद में क्या हुआ, कुछ तो बर्बाद हुआ, अरे बर्बाद हुआ कि नहीं, लेकिन फिर भी अपने आप को रिटेन करने की कोशिश करेगा कि नहीं करेगा, तो इसका इनिशियल मोमेंटम कितना हुआ इस बंदे का, तो हम बोलेंगे m1 u1, बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे। अच्छा, इस बंदे का फाइनल मोमेंटम कितना हुआ, तो m1 इंटू में v1, और इस दोनों का रेशो ही तो हमें फ्रैक्शन ऑफ द मोमेंटम रिटेन बोलता है, तो हम क्या बोलेंगे, P फाइनल बटा में P इनिशियल बराबर क्या लिखेंगे, m1 v1 बटा में m1 u1 लिखेंगे ना। अच्छा, v1 की वैल्यू कितना है बोलो, ये तो कट गया, तो बोलो v1 की वैल्यू कितना है, तुम लोग जाकर के देखो उधर, शायद m1 माइनस इंटू u1 अब बटा में u1, कट गया कि नहीं कट गया, तो कितना आया, हाँ m1 प्लस m2, फटाफट कर लो। अब ये सब समझ में नहीं आ रहा है तो कुछ भी हम नहीं कर सकते हैं, ये कैलकुलेशन है भाई, अब नहीं आ रहा है तो समझ लीजिए आप कितना इंटेलिजेंट है। क्या अब डिवाइड करना ये सब भी हम ही सिखाएंगे क्या, उसी में चल रहा है, हाँ फोर्थ एप्लीकेशन काइनेटिक एनर्जी के खत्म होने के बाद में एक और एप्लीकेशन है, फटाफट लिखिए, उसके बाद में खत्म। उसके बाद कल क्वेश्चन, और उसके बाद में प्रीवियस ईयर PYQ का क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद में कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, एक टॉपिक रह जा रहा है, देखते हैं ये सब कर लेते हैं। PYQ के लिए 2 दिन का टाइम दिए हैं। नेक्स्ट लिखे फ्रैक्शन ऑफ मोमेंटम ट्रांसफर्ड, फ्रैक्शन ऑफ मोमेंटम ट्रांसफर्ड, ये लिख लिए। ये सब क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम का है, पहले बता रहा, कहाँ का है, एग्जाम में डायरेक्ट ये सारे क्वेश्चन जो होते हैं ना आ जाते हैं, तो आपको सारे याद करने पड़ेंगे, याद नहीं करें मतलब जैसे अभी पढ़ाया, अब घर पे जाकर करके जब दोबारा लिखोगे ना तो कुछ 10% 15% समझ में इसमें से एक्स्ट्रा आएगा कि सर ऐसा बोलना चाहते थे, ऐसा बोलना चाहते थे। अगर वो भी आज या कल में लिख लिए तब, अगर सोच रहे हैं कि आज के बाद में 10 दिन के बाद में 15 दिन के बाद में लिखेंगे, तो भूल जाइए कि आपका कुछ होने वाला है, फिर आपको वीडियो देखना ही पड़ेगा दोबारा। चलो जल्दी लिखे नेक्स्ट, फ्रैक्शन ऑफ मोमेंटम ट्रांसफर्ड फ्रॉम फर्स्ट बॉडी टू सेकेंड बॉडी, फ्रैक्शन ऑफ मोमेंटम ट्रांसफर्ड फ्रॉम फर्स्ट बॉडी टू सेकेंड बॉडी, फर्स्ट बॉडी टू सेकेंड बॉडी, डायरेक्ट फॉर्मूला लिख दे क्या, लिख लीजिए 2m2 बटा में m1 प्लस m2। बोलो कैसे आएगा, पता चला क्या तुम लोगों को, नहीं चला,
सेकेंड बॉडी की बात कर रहा था, सेकेंड बॉडी का वेलोसिटी कितना हो गया था टकराने के बाद में? v2 हो गया था क्या? तब बोलो सेकेंड बॉडी का रिलेशन p फाइनल क्या लिखेंगे? m2 इंटू v2 लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? अब m2 इंटू v2, तो m2 को ऐसे ही छोड़ दो। बोलो v2 का वैल्यू कितना आया था? 2 टाइम्स ऑफ m1 अब बटा में m1 प्लस m2 इंटू u1 था कि नहीं था? अच्छा, तुम में से कितना बोलना चाहता है कि p फाइनल तो ये है ही, इधर से मैं देखना कुछ लिख रहा हूं 2m2 बटा में m2 है बच्चा, m2 बटा में m1 प्लस m2, और इधर लिख रहा हूं m1 इंटू u1। कैसे लिख दिया, समझ में आया? इस वाले को बाहर निकाल के ले आया और इसको इसके पास दे दिया। तो बोलो क्या बच गया? ये कौन सा है, कौन सा है ये? पी इनिशियल। देखो बच्चा चल रहा, दिमाग में थोड़ा थोड़ा आ रहा, टिक्की पकड़ कर करके पढ़ रहा है, बाल को पकड़ पकड़ कर हर, इसीलिए ना हम बात कर रहे हैं ना आपको कि हर कोई थोड़ा ही निकाल देगा। क्यों? क्योंकि चीजों को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, और चीजों को समझ कर कर करके उसके, ये किसके बॉडी के लिए था? दूसरे बॉडी के लिए। तभी ना हम आपको क्या बोलते हैं, हमेशा नहीं समझ में आ रहा है फिर भी आप अगर क्लास में समझ बैठ रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं तो 2 साल के बाद आपका रिफ्लेक्शन बहुत अच्छा होगा। ये क्या है? ट्रांसफर ऑफ मोमेंटम ऑफ द सेकेंड बॉडी फ्रॉम फर्स्ट बॉडी। ये डायरेक्ट नहीं लिखे हैं, प्रूफ कर दिए हैं बाद में, पहले डायरेक्ट लिख दिए थे, अभी प्रूफ कर दिए।